नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर और काशीपुर से अयोध्या के लिए रोडवेज बस का संचालन प्रत्येक दिन चालू करने के निर्देश दिए हैं और इसी क्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों के साथ में बस को रवाना किया गया। लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और इसी अवसर पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चड़ोक ने यह भी कहा कि वह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अयोध्या के लिए बस चलाने का फरमान भी जारी किया है। वहीं अनुसूचित आयोग अध्यक्ष मुकेश कुमार ने भी सीएम की सराहना की और इसी के साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने भी कहा कि सीएम वास्तव में बधाई के पात्र हैं। पहले मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने उत्तराखंड काशीपुर से रामनगर से होते हुए रामनगर डिपो की बस जो रामनगर से चलकर काशीपुर आएगी, काशीपुर से रुद्रपुर और रुद्रपुर से लखनऊ और लखनऊ से होते हुए फिर अयोध्या के लिए जाएगी। ये प्रत्येक दिन बस चलेगी। एक बस यहाँ से रवाना होगी और दूसरी बस वहाँ से प्रस्थान करेगी। इस तरीके से हमारी 2 बसें रामनगर डिपो से प्रारंभ हुई हैं। देखिए, जहाँ तक बात आती है अयोध्या की, भगवान रामचंद्र सभी के आराध्य हैं और जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण वहाँ चल रहा है, तो देश के अंदर सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो आज इस क्षेत्र में बहुत भक्तिमय वातावरण बन चुका है, 500 साल का इतिहास में पहली बार व्यक्ति गवाह बनने जा रहे हैं। इस क्षेत्र के पूरे देश के पूरे विश्व के लोग गवाह बनने जा रहे हैं उस रामलला के मंदिर के लिए, जिसमें हम छोटे होने से नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। हमारे मन की भावनाओं को परमेश्वर प्रभु श्री राम ने पूरा करते हुए उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या धाम में की जा रही है और हमारे उत्तराखंड रोडवेज ने हमारे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काशीपुर से और 1 बजे प्रतिदिन बस जाएगी जो अयोध्या धाम जाएगी। सुबह 5 बजे वो बस पहुंच जाएगी, ऐसा उन्होंने शेड्यूल बनाया है और प्रतिदिन 1 बजे दिन में बस यहां से रोज चलेगी। कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार के हमारे मुखिया आदरणीय हमारे पुष्कर सिंह धामी कि उन्होंने ये जो ऐसा एक वातावरण जो आज सारे देश में सारे विश्व में बन चुका है कि करोड़ों करोड़ व्यक्ति जल्द से जल्द प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को भाग लेना चाहते हैं और उसके बाद भी लगातार प्रभु के दर्शन करने के लिए ललायित है। तो मैं इस चीज को बहुत अपने मन के भाव से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तराखंड रोडवेज से जो बस चल रही है उसका हमारे क्षेत्र के सभी लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। ये काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है। आज की डेट में जो अयोध्या धाम है वहाँ के लिए बिना किसी परेशानी के आदमी यहाँ से बैठेगा और बहुत जेन्युइन किराए में अयोध्या पहुँच जाएगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि काशीपुर की जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है और बहुत भारी संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे। वहीं 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत सीएम धामी ने कैची धाम स्थित बाबा नील करोरी मंदिर में भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने देहरादून के कई मंदिरों में चल रहे स्वच्छता अभियान में सेवा कार्य भी किया है और साथ ही इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम जो कार्यक्रम है वो होने जा रहा है और उस दिन देवभूमि के सभी मंदिर सजेंगे, भजन पूजन किया जाएगा, दीप जलाए जाएंगे और उससे पहले
मंदिरों में स्वच्छता बनी रहे, इसलिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया गया है। और साथ ही अध्यक्ष ने यह भी कहा कि देवभूमि का कोई भी मंदिर स्वच्छता के अभियान से ना छूटे, क्योंकि हम जिस तरह से मनाते हैं जब कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है उससे स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसलिए आज से 22 जनवरी तक यह अभियान चालू रहेगा। 22 तारीख को भगवान रामदेव की प्राण प्रतिष्ठा का भव्यतम कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिर उस दिन सजेंगे और उस हर मंदिर की स्वच्छता बनी रहे, इसलिए सभी मंदिरों में 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता कार्यक्रम हम करने वाले हैं। आज भी 2 मंदिरों में मेरा जाना हुआ और मैंने अपने सभी कार्यक्रम का आह्वान किया है कि हर गांव में, हर बूथ पर, हर जगह एक मंदिर है, वो मंदिर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तैयार रहे। अनेकों देवी देवताओं के मंदिर हैं, भगवान राम के, हनुमान जी के मंदिर हैं। उस दिन का जो त्योहार है वो भव्यता के स्वरूप को देने के लिए मंदिर उस दिन हम लोग पुष्पों से सजाएंगे, दीपों से सजाएंगे, और मैं कह सकता हूँ स्वच्छता का बड़ा संदेश भी इसके द्वारा जाएगा। और हम तो मानते ही हैं जब जब कोई अनुष्ठान होता है, बड़ा काम होता है, उसमें स्वच्छता का बहुत महत्व होता है और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। प्रदेश बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर लोकसभा चुनाव की मतगणना तक विश्राम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लेकर तिरंगा यात्रा और बूथों में 24 घंटे के प्रवास कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य से जो श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए अयोध्या जाएंगे, उनकी सेवा और सहयोग के लिए बीजेपी के प्रत्येक जिले से 10-10 कार्यकर्ताओं की टोली भेजी जाएगी। ये टोलियां प्रत्येक 10 दिन के अंतराल में अयोध्या जाएंगी और वहां पर प्रवास करेंगी। और इन सभी मुद्दों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में ये सब निर्णय लिए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुएल ने भी बताया कि 16 जनवरी को दिल्ली में क्लस्टर प्रभारी की बैठक के बाद में इस योजना का लोकसभा विधानसभा का स्तर तक विस्तार जो है वो किया जाएगा, जिससे दोनों क्लस्टर के प्रभारी कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे और बैठक में चुनाव योजना को लोकसभा और विधानसभा स्तर तक विस्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव तक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, हमारे पदाधिकारियों का आह्वान किया, हमारे जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया है कि मतगणना तक हम विश्राम नहीं करेंगे। उसी श्रृंखला में कई कार्यक्रम तय हुए हैं। सहयोग से इस समय राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी है। इसके लिए हमने जो हमारे उत्तराखंड के सभी तीर्थ मंदिर है, जो हमारे गांव के सभी मंदिर है, उन मंदिरों में हमने 14 तारीख से लेकर और 22 तारीख तक स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम लिया है। 22 तारीख को प्रमुख स्थानों पर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बड़ी बड़ी एलईडी के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर होंगे और सभी स्थानों पर इन कार्यक्रमों को वहां से, अयोध्या से हम लोग और आम जनमानस का लाइव। कांग्रेस द्वारा अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद राजनीति गर्मा गई है। जलालपुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार से बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सांसद निशंक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए वो बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ ही विधायक रवि बहादुर ने सांसद निशंक को भी विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी। साथ ही आपको बताते चले कि 2 दिन पहले सांसद निशंक ने अपने बयान में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो अनसट बोलते हैं, आज ये भी अनसट बोल रहा है। ये बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है
राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया है। पर यह कहना कि जी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम उस वक्त आए थे जब भी लोग इतने खुश नहीं थे जितने खुश अब हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। आप क्या करना चाह रहे हो? आप हमारे पूर्वजों पे ही उंगली उठा रहे हो। उन्हें रोजगार से, शिक्षा से, विकास से कोई लेना देना नहीं है। 9.5 साल में वो निकल के आए हैं और अब जो है इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं जो गलत है। यार मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं कि आप आइए, डिबेट कर लीजिए, हमें ज्ञान दे दीजिए। हम आपसे बहुत छोटे हैं, उम्र में भी आधे होंगे। आप हमें सिखाइए क्या करना है और हमारे 5-6 प्रश्न है उनके जवाब दे दीजिए। उसके बदौलत आपके 20 प्रश्नों के जवाब हम देने का कार्य करेंगे। उधम सिंह नगर में सीमांत खटीमा के जंगलों से लगे आबादी इलाकों में वन्य जीव मानव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी क्रम में खटीमा वन रेंज के कोशिकुबा भुरई इलाके में गुलदार ने रात के समय सोते हुए ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। गुलदार के इस हमले में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें नागरिक चिकित्सालय खटीमा इलाज के लिए लाया गया है और जहां पर चिकित्सकों ने भी सभी घायलों का प्राथमिक उपचार किया और वहीं एक गंभीर रूप से व्यक्ति घायल हो गया, जिसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। बाकी 2 ग्रामीणों की हालत स्थिर है और इस मामले में घायल ग्रामीण हुआ था और अभी तो फिलहाल सब स्टेबल है। मरीज सबको प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। फिलहाल ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक मरीज है जिसको ज्यादा इंजरीज हैं, तो उसको हम एहतियात के तौर पे सुशील देवी रेफर कर रहे हैं। बाकी स्टेबल है, लेकिन एहतियात के तौर पे वहां पे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इंजरी काटा गया है, तो उसको हम वहां भेजेंगे। सर घटना कहाँ हुई थी, कहाँ की मरीज आई? घटना ये बुढ़ाई की बता रहे हैं, बाकी तो फिलहाल ठीक है। क्वेश्चन एक्चुअली कल रात में हम सो रहे थे, मतलब कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद बारात में, फिर उसके बाद हम सो रहे थे तो उसमें अचानक से गुलदार आया और उसने झपट्टा मारा। तो मेरे ये पंजा में लगा, इसमें नाक में और ये आपका गाल में, और वो साथ वाले थे उनको भी घायल किया उसने। ये आपकी घटना हुई रात के 11 से 12 के बीच में सर। कितने लोग घायल हुए आप लोग? इसमें 3 लोग घायल हुए। उसके बाद जस्ट फिर हम 1 बजे यहाँ नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए पहुंच गए थे। गुलदार कैसे भागा? हल्ला करा आप लोगों ने क्या? हाँ नहीं, गुलदार है, मैंने एक्चुअली हल्ला किया। जैसे मेरे उसने पंजा मारा, ऐसा लगा करंट सा लगा, तुरंत मैं एकदम हल्ला। 6 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक मेले के तीसरे दिन के आयोजन में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से आए सुप्रसिद्ध कलाकारों और कई प्रतिष्ठित स्कूलों के बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में अपनी अपनी प्रतिभा की मनमोहक और आकर्षक प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें कि कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर सिंह खाती सहित मंच के समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही कहा कि मेले में कई जाति, धर्म और वर्ग समुदाय के लोग पहुंचकर मेले की शोभा और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। विगत 3 दिन से मेला संचालित कर रही है, जो 6 दिवसीय मेला है। इस मेले की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इसमें सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और अपना सहयोग प्रदान करते हैं। अनुशासित मेला है, पारिवारिक मेला है और सभी धर्म के लोग आपस में सौहार्द बनाते हुए एक गुलदस्ते को सजोते हैं और निश्चित रूप से विभिन्न विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो अपने प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे पदाधिकारी और जो सदस्य भी सांस्कृतिक उत्थान समिति के तन मन धन से सेवा कार्य में लगे हैं और इस देव संस्कृति को, इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक संस्कृति समाज के माध्यम से हम लोग देते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे जो अपनी संस्कृति से प्रेम करते हैं वह बड़े मेहनत के साथ अपने विद्यालय में काम करते हैं, इसकी शिक्षा लेते हैं और लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनके प्रधानाचार्य, प्रबंधक सभी मन से काम में लगते हैं। इसको आगे बढ़ाने का काम विद्यालय भी करते हैं और आप चैनलों के माध्यम से आप सबका भी मैं धन्यवाद कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान समिति की ओर से करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना संपूर्ण योगदान। बागेश्वर के सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले का भव्य समारोह के साथ उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह की शुरुआत तहसील परिसर में निकली भव्य झांकी के साथ हुई और आपको बता दें कि झांकी तहसील परिसर में
नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी और मेला क्षेत्र नुमाइश खेत मैदान में पहुंचे, जहां पर उत्तरायणी मेले का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के दोनों विधायक, जिलाधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान भारी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। आज आपके इस विशेष पर्व पर आज ये जो आज ये कार्यक्रम है, मेले का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, ऐसे विशेष पर्व पर सभी को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। बागेश्वर के बागनाथ का ये मेला पूरे देश दुनिया के अंदर एक विशेष प्रकार के कीर्तिमान को खड़ा करने वाला, जिसमें कि कुली बेगार के आंदोलन के लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन इस मेले के साथ ही हुआ था। इसलिए इसका महत्व अपने आप में देश की स्वतंत्रता और देश की आज़ादी के लिए भी अति महत्व का विषय है। और हम कह सकते हैं उस जमाने में भी जब मीडिया नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, उस समय भी यहाँ के लोगों में इतना चिंता थी कि देश किस प्रकार से परतंत्र से स्वतंत्र हो। और स्वतंत्रता के बाद आज जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन से पूरी दुनिया के अंदर भारत चमकता हुआ एक सितारा है, सर्वोच्च राष्ट्रों में भारत की गिनती है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी इस काम। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र की जनता को आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगा और इसके लिए जसपुर आपको बता दें कि महू आड़ाबारा नगर पंचायत में गौशाला के निर्माण के लिए राजस्व विभाग 4 हेक्टेयर भूमि की पैरामाइश की है और तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी सिंह ने बताया कि गौशाला का निर्माण होना है और महुआ डाबरा में कुछ सरकारी जमीन है जहां पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी संबंध में आज पशुपालन विभाग को जमीन भी हैंडओवर की जा रही है और साथ ही जमीन की पैरामाइश भी की जा रही। लगभग 4 हेक्टेयर भूमि है जिसे पशुपालन विभाग के हैंडओवर किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके निर्माण कार्य भी शुरू किए जाएंगे। की जमीन जो हमारे विभाग के नाम हस्तांतरित हो गई थी, आज चिन्हीकरण का काम चल रहा है। चिन्हीकरण होने के बाद इसके डीपीआर बन के गया हुआ है शासन में और जैसे ही डीपीआर पास हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, इसका जो है निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लगभग 4 हेक्टेयर जमीन है और लोगों को बहुत लाभ होगा। जो हमारे निराश्रित पशु जो इधर उधर सड़कों में घूमते थे, उनको यहाँ पे लाके हम रख सकेंगे और उनका जो है देखभाल उचित तरीके से की जा सकेगी। अंतर्गत गौशाला यहाँ पर निर्मित होनी है और यहाँ महुआ डाबरा में हमारे पास कुछ सरकारी जमीन है जहाँ पर पहले भी प्रस्ताव दिया गया था। उसी के संबंध में पशुपालन विभाग को जमीन भी हैंडओवर की जा रही है, साथ ही जमीन की पैमाइश भी की जा रही है। करीबन 4 हेक्टेयर जमीन। और इस बारे में पशुपालन विभाग वाले ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ इसमें जमीन हैंडओवर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य इसमें शुरू हो। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर काफी समय से प्रचलन में है और ये मंदिर 9वीं सदी का बताया जाता है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन कटारमल सूर्य मंदिर, इस मंदिर को करीब 9वीं सदी का बताया जाता है, जो कत्यूरी शासक कटारमल देव के द्वारा बनाया गया था। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद इसे देश का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर माना जाता है। पुरातत्व विभाग के अधिकारी डॉक्टर चंद्र सिंह चौहान ने बताया कि यह सूर्य देव का मंदिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यहां पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। धार्मिक पर्यटन स्थल होने की वजह से मंदिर के रखरखाव का खास ध्यान रखा जाता है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर की हैं, जहां पर भारी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। जी, आज के दिन उत्तराखंड में जो उत्तरायणी पर्व मनाया जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि उत्तरायणी पर्व को उत्तरायणी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाए और इसी चीज में विशेष सूर्य मंदिर कटारमल, जिसमें यहाँ आज सुबह से नवग्रह पूजा, भगवतन पूजा कार्यक्रम शुरू किया गया है मंदिर समिति के माध्यम से और पर्यटन विभाग के माध्यम से भी यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। तो दिन में लगभग अभी 3 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाएंगे। शाम के समय 4 बजे से दीपोत्सव कार्यक्रम और सायकाल में यहाँ पर हम इल्यूमिनेशन दीप प्रज्वलित कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा सप्ताह मनाया जाएगा 22 तारीख तक। सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि अधिक संख्या में आए और संस्कृति के इस पर्व को मनाएं। पौष माह में जो है ना, पौष माह का जो लास्ट संडे है, पौष माह में जो है द्वार की पूजा
पूजा होती है। इसमें ये है, आज तुम्हारा लास्ट त्योहार है पौष माह का, तो इसमें ये भंडारा हम इस बार करते हैं। ये हर करीब 20 साल हो गए इसको। दूसरा पर्व भगवान सूर्य देव जो बृहस्पति के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं, सूर्य की ये महिमा है कि ये पूरा जो हमारा आज इतनी भीड़ आप देख रहे हो, इन सब लोगों का 20 साल से लगातार इनका आना जाना जो है, इनको इतने फल यहाँ से मिल रहे, तो लोगों को इनकी सुविधा इस पर हो रही है। भगवान सूर्यदेव बृहस्पति के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। एक रात का जो मंदिर यहाँ बना हुआ है, एक रात में बना हुआ है ये मंदिर, थोड़ा सा भाग ऊपर छूट गया है, वो सुबह हो गई थी तो वो मंदिर रह गया है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे पहले, कोसी नदी जो है, कोसी की नदी बोलते थे, वहाँ पर ऋषि मुनि ने तपस्या की, सूर्य भगवान से खुश हो गई, यहाँ अपना तेज फैला दिया बृहस्पति पे, तो बृहस्पति के नाम से ही इस मंदिर को जाना जाता है। तब से ही पहले तो हमारा कटारमा गाँव था, इसका नाम कटारमा गाँव। तो बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं देहरादून। 15% अधिक है इस साल की अपेक्षा, और पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 33% होगा। 30%। कहां से आवाज आ रही है? उधर से 30%, 32-33% है। यह हमारे जो छोटे किसान हैं, छोटे जो मझोले उद्योगों में लगे हुए लोग हैं, उनके लिए वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था वो किसी वरदान से कम नहीं है। उनका इससे बहुत प्रोत्साहन होगा, उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक आपसे अनुरोध रहेगा कि इसकी निगरानी बहुत जरूरी है, और ऋण किन लोगों को देना है, कौन लोग इसके लाभार्थी हों, कौन लोग इसके जरूरतमंद हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जो हमारी मातृशक्ति है, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित करके कानून बना दिया, आगे के लिए उनके आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, और राज्य में हमने पहले से ही 30% का आरक्षण यहाँ की जो मातृशक्ति हमारी माताएं बहनें हैं, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको भी उन्नयन की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए 30% का आरक्षण यहाँ की सभी सरकारी जो हमारी निकलने वाली नौकरियां हैं उन सब ने किया है। तो यहाँ पर नाबार्ड द्वारा जो मातृशक्ति है उसके लिए एक विशेष प्रकार की जो योजनाएं हैं, वो योजनाएं आप अपने आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करेंगे तो निश्चित रूप से मातृशक्ति को आगे आने का अवसर मिलेगा। और जो हमारी अभी मैं लाभार्थी बहनों से बात कर रहा था टेहरी जनपद की, आज से 2 दिन पूर्व, तो वो कह रही थी कि हम लोगों ने अभी रक्षाबंधन के पर्व पर लखपति दीदी जो हमारी योजना चल रही है उसी के साथ सशक्त उत्सव बहना योजना हमने प्रारंभ की है। तो उस योजना के माध्यम से उनको बहुत सारा जो अपना बनाया जाने वाला उत्पाद है उसको विपणन करने के लिए एक स्थान मिला था। राज्य सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इन सबको भी कहीं न कहीं बैंकों से ऋण लेने के लिए उसका सरलीकरण बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि आप भी करना चाहते हैं, लोग भी करना चाहते हैं, सरकार भी आपके साथ है, लेकिन बहुत सारी जटिलताएं होने के कारण से, कठिनाई होने के कारण से जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वो ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं। और बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि अब तो बहुत जागरूकता हो गई, बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग भी काम कर रहे हैं, बैंकों के लोग भी आगे आकर उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत लोग जब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर पाते और बहुत जब हम बात करते हैं और बात करने के बाद व्यवहारिक रूप से उनको नहीं उतार पाते तो लोग कैसे नहीं पाते, तो उसमें फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आज ही डाउनलोड